प्लीज़ चैनल को लाजमी सपोर्ट किया कीजिए। आपके दिन ब दिन कम होता हुआ रिस्पॉन्स बहुत दिलचस्प है। ठहरे हुए समुंदर की ठंडक को वीरानगी के साथ साथ उसका खौफ भी देखने वाले का खून खुश कर डालता है। शोरीदा जज्बात के ठंडे पानी की तरह ज़ाहिर होना इस बात की निशानदेही करता है कि इस खामोशी के बाद बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। किसी की लाश समुंदर किनारे लगी हुई नज़र आ जाए तो उसका हरगज़ ये मतलब नहीं कि समुंदर की गहराई अब किसी की रूह को कब्ज़ करने से पाक है। बाहर की लाश अंदर की लाश को पसे पुश तो डाल देती है, लेकिन कभी ना कभी उसका ज़ाहिर हो जाना भी यकीनी होता है। मगर ज़ाहिर होने के लिए किसी शोरीदा लहर और भड़कीले तूफ़ान की ज़रूरत होती है। यही वजह थी कि कमरे में मौजूद खामोशी इस बात को बयान कर रही थी कि कुछ देर बाद यहाँ एक बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है। एक तरफ गुस्से भरी निगाहें थी तो दूसरी जानब सहमी हुई चिड़िया फर्श पर बिखरी हुई हालत में गिरी हुई थी। एक जानब अल्लाह और उसके रसूल का खौफ ना रखने वाले शैतान खड़े थे तो दूसरी जानब अल्लाह और उसके रसूल को मदद के लिए पुकारने वाली मजलूम फरिश्ता सिर्फ लड़की कांप रही थी। एक जानब जुल्म था तो दूसरी जानब मजलूम, एक जानब मफाद था तो दूसरी जानब फरियाद, एक जानब शैतान था दूसरी जानब फरिश्ता। बहरहाल शैतान को शिकस्त इतनी जल्दी नहीं होने वाली होती। यही वजह थी कि उसको मिली हुई मोहलत का वो अच्छे से फ़ायदा उठाता आगे बढ़कर उसको बाला से पकड़ लेता है। जिसका चेहरा खून से तर था तो जिस्म दर्द से चकनाचूर, कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और दुपट्टा नदार। देखने में तो बहुत डरपोक और मासूम सी लगती हो, लेकिन इतना बड़ा दिल कहाँ से निकाल लिया कि एक औरत को बेदर्दी के साथ काट डाला। वे हैरान हुआ। मुझे वो मार रही थी, वो करलाई, जबकि सामने मौजूद दरिंदा हंस पड़ा। अच्छा, तो जो तुझे मारेगा तो उसे जान से मार देगी? चट्टाख उसके नाजुक गाल पर रखकर एक थप्पड़ रसीद करता है और उस बेचारी का गाल सुन्न हो गया। ले, मैंने भी मारा, मुझे भी ब्लेड से मार। वो तंजिया मुस्कुराया जबकि वो रोती हुई अपने होंठों से बहते खून को साफ करती है। जाने दो मुझे, खुदारा जाने दो। वो हाथ जोड़ गई। बिल्कुल जाने ही वाली हो तुम, तुम्हारी कीमत लग चुकी है। तुम्हारे साथ क्या करना है ये फैसला अब तुम्हें खरीदने वाले करेंगे। वो नहुसत भरे अंदाज में बोलता उठकर करीबी सोफे पर टांग रखे सिगरेट जलाने लगा और सामने बैठी वो मासूम चिड़िया आंखें फाड़े उसको देखने लगी, जिसका चेहरा ही नहीं उसका दिल और अमाल भी स्याह थे। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो कभी अपने बारे में किसी के ऐसे अल्फाज सुनेगी, कभी खुद को बिकता हुआ देखेगी। सलमान, इसको ले जाओ, काम वाली को कहो इसको अच्छे से नहला धुला कर तैयार कर दे, आज शाम इसको बाई के हवाले कर दिया जाएगा, इसकी अच्छी कीमत लग गई है। वो कहता अपने आदमी को उसे ले जाने का कहता है और वो मासूम चिड़िया उसके साथ घसीटती चली गई। वक्त हालात उसको कहाँ कहाँ की ठोकरें दिलाते जा रहे थे और इतना सब कुछ होने के बावजूद वो खुद को जिंदा पा रही थी। वो मासूम नहीं जानती थी कि ये कुछ भी नहीं था। वो बहुत कुछ देखने और महसूस करने वाली थी। उसकी आजमाइश बहुत तवालत की हमल थी। खामोशी के साथ खाना खाते हुए अफराद एक दूसरे से यकसा जुदा हरगिज़ न थे, बल्कि सब मुस्कुराहट बिखेरते एक मुकम्मल फैमिली का मंजर पेश कर रहे थे। और जब मोहब्बतें अरूज पर हों तो नफरतों का जवाल नागज़ीर होता है। तुम्हें पढ़ाई समेत ऑफिस के साथ भी टच रहना चाहिए वीर, और अब तो तुम्हारा सेमेस्टर ब्रेक है तो तुम्हें मेरे साथ ऑफिस आना चाहिए। फाइक ने उसको हदायत की तो खाना खाते शाहवीर के हलक में नवाला फंसा। यू नो डैड, आई हेट ऑफिस रूटीन। मुझे इतनी छोटी उम्र में जॉब नहीं स्टार्ट करनी। मुंह बनाकर सुस्ती दिखाता है तो फाइक को गुस्सा आया। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा बाप के पैसों पर ऐश करता हड हराम हो जाए। वैसे भी वो और उनकी बीवी दोनों ब्रोकिंग कपल था और उनकी अपनी अकलौती औलाद से भी यही उम्मीद थी। शाहवीर, ऐसा एटीट्यूड हरगिज़ काबिल कबूल नहीं। मैं कह चुका हूँ कल तुम ऑफिस आओगे। वो हल्की मगर गुस्से भरी आवाज़ में उसको डांटते हैं तो वो बेचारगी से अपनी दादू को देखता है और अपने बच्चे की रोनी सूरत देखकर दादी साहबा फ़ौरन मैदान में आई। ओ उड़ती हुई फाख्ता की चोंच। उनके अल्फाज पर सब मुश्किल अपनी हंसी रोकते हैं, जबकि फाइक कसमसा कर रह गए। बेचारे अपनी इकलौती औलाद को डांटने का भी हक नहीं रखते थे। अपने गिरावान में झांक कर देखो, तुम्हें भी ऑफिस भेजना पानी में आग लगाने के मुतरादिफ होता था। अब आए हो हाशिया चढ़ाने। बात सुन, लहू लगाकर शीतों में शरीक नहीं हुआ जाता। वो एक ही सांस में सारे मुहावरे बेइज्जती के लिए इस्तेमाल कर गई और दूसरी जानब शाहवीर अपने माँ बाप को मजीद मसा चकाने के लिए मासूम सी रोनी सूरत बनाए उनको देखने लगा। कोई बात नहीं दादो, मैं ऑफिस ही चला जाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने इनके फैसले से इनकार किया तो ये मेरी पिटाई करेंगे। वैसे भी ये सिर्फ आपके सामने मेरी इंसल्ट नहीं करते, बाद में ये मुझे बहुत डांटेंगे। वो सब उसकी शरारत पर सर झुकाए खाना खाने लगे कि वो दादो के पहलू में मजीद शेर हो गया था। क्या ये ऐसा करता? दादो चीखी, जबकि फाइक नैपकिन से हाथ साफ करते हैं और वो चुपचाप निकलने का था कि दादो साहबा अपने असल फॉर्म में आ गई थी। हाथ तो लगाकर दिखाए तुझे, चीर फाड़ कर रख दूंगी मैं इसे। घूमते लट्टू के मुंह माला। सभी सर झुकाए बेपनाह उमड़ती हुई हंसी को काबू करने लगे, जबकि नन्ना फाइज हंस हंस दोहरा हो गया। ए ताहिरा, चुप करवा अपने बेटे को। उन्होंने हाथ उठाकर ताहिरा को लताड़ा तो वो जल्दी से फाइज के मुंह पर हाथ रखकर उसकी हंसी रोकने लगी, जोक सुनकर आपे से बाहर था। माफ़ कीजिए अम्मीजान, बट आपके लाड़ प्यार ने इसको बिगाड़ दिया है। ऑफिस जाने से इसकी शान में कमी नहीं आएगी, बल्कि फाइक ठीक कह रहे हैं, इसको आइडियल नहीं
इसको आइडल नहीं बनाना चाहिए। मरियम ने ही बिलाखर ज़ुबान खोली तो वो उनको खतरनाक घुरी से नवाजती हैं। तुझे भी तो फाइक ने ही बिगाड़ा है, वरना तेरा दिमाग इतना अर्श पर ना होता। इसकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई है तो तुम लोग इसको कमाने पर लगाना चाहते हो। खुद तो पैसे के पीछे हाथ धोकर पड़े हो। इस बेचारे को तो सुकून लेने दो, अभी इसकी उम्र ही क्या है, पूरे 22 का भी नहीं हुआ, इसलिए अपनी उल्टी गंगा बहाने की जरूरत नहीं हूँ। दोनों एक ही थाली के बैंगन बने हुए हो। वो हाथ नचा नचा कर उनको लताड़ने लगी और वो शाहवीर अब की बार वाकई में डरा के उसके डर कुछ कहे ना कहे उसकी मोम अब उसको नहीं छोड़ने वाली थी। और यह सच था कि उसको सबसे ज्यादा अपनी मोम से ही डर लगता था। बेगम बस कीजिए, पोते पोतियों के सामने इनके वालिदैन को नहीं डांटते। मतीन साहब ने अपनी बहू के चेहरे पर फैले गुस्से को देखकर थोड़े नरम अंदाज में समझाया, जबकि फाइक सर को जाते अपनी बीवी से डांट सुनने के लिए खुद को तैयार करने लगे। बाकी सब तो अपनी मुस्कुराहट रोकने में ही हलकान हो रहे थे। अरे आप भी बस करें, मेरे सामने करारे मन को कोई कुछ कहकर तो दिखाए। झुंदर के सर में चंबेली का तेल लगने से कोई तोप नहीं बन जाता। वो शाहवीर की प्लेट में पराठा रखती उनको भी लताड़ गई तो सभी उससे थोड़ा जेलस हुए, मगर यहाँ पर परवाह किसको थी। माशाल्लाह बेगम, हमारी पूरी ज़िंदगी की मोहब्बतों का कैसा सिला दे रही हैं आप। कुछ तो अपने शौहर नामदार की इज्जत का ख्याल कीजिए। मतीन साहब ने आह भरकर कहा तो सभी हंस पड़े। अल्लाह माफ़ करे, बच्चों का ख्याल कीजिए। वो बिलावजा गुलनार हुई, मगर सबको को खुद पर हंसा देकर फौरी चेहरा गुस्से से लाल कर लिया। दांत तोड़ दूंगी सबके जो बिलावजा निकल रहे हैं, और जब दिल करेगा मेरा बच्चा तब ऑफिस आएगा। एमी फातिहा पढ़ने बढ़ना बैठ जाया करो। वो आखिर पर फाइक और मरियम पर जताती नजर डालती बावर करवाती हैं तो फाइक काशिफ को चलने का इशारा करते उठ खड़े हुए। अल्लाह हाफिज़, चलते हैं। काफ़ी इज्जत अफजाई हो गई। मरियम भी उठकर अपना पर्स पकड़ती बाहर जाने लगी। उनका कॉलेज फाइक के ऑफिस वाले रास्ते में ही आता था, इसलिए वो काशिफ और फाइक के साथ ही गाड़ी में बैठकर चली जाती और आते हुए भी वो ही छोड़ जाते, जबकि शाहवीर बाइक पर बच्चों को स्कूल छोड़कर कॉलेज जाता और आते हुए उनको स्कूल से पिक करके घर छोड़ देता। वो सब एक दूसरे के साथ मुकम्मल तौर पर जुड़े हुए थे, और शायद जो ज़्यादा जुड़े होते हैं उनमें ज़रा सी पड़ती खींच बहुत बड़ा बिखराव लेकर आती है। यार सना, शरीफ फैमिली तो है ना, ये पता है अम्मी ने बहुत मुश्किल से इजाज़त दी है होम ट्यूशन की। वो मुंह बनाकर पूछती है, वो तो बहुत शरीफ है मगर तुम शरीफ नहीं हो, इसलिए मैं 1000 बार कह चुकी हूँ कि अपनी ज़बान पर काबू पाकर उनके बच्चों को पढ़ाना। वो बहुत ज़्यादा डिसेंट फैमिली है। सना ने उसको बावर करवाया, क्योंकि उसकी उस सोसाइटी में काफ़ी अच्छी दुआ सलाम थी। वो हाफिज़ कुरान होने की बिना पर बच्चियों को घर जाकर कुरान पाक पढ़ाती थी। उसके साथ साथ महफिल मिलाद वगैरह करके भी उसकी यूनी का खर्चा निकल आता था। वो शरई पर्दा करती थी और सादिया उसको देखकर हैरान होती, उसे मिलकर उसको यही कहती कि महक ने ज़िंदगी में एक ही अच्छा काम किया है और वो तुझसे दोस्ती है। पता नहीं इस मनहूस में तुझे क्या नज़र आ गया जो तू इसके साथ दोस्ती कर गई। सना उनकी बात पर मुस्कुरा देती तो महक जल भुनकर कोयला बन जाती। बाकी अल्लाह पाक बेहतर करने वाले हैं, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। तुम फिक्र मत करो, अल्लाह का नाम लेकर पढ़ाना शुरू कर दो। कम से कम माँ बाप पर पढ़ाई के मामले में तो बोझ नहीं बनना चाहिए। वैसे भी जितनी महंगाई चल रही है, बेशक वालिदैन हमें पढ़ाते हुए अपनी फिक्र नहीं बयान करते, मगर हमारा खर्चा वो कैसे उठाते ये ऐसे हालात में तुम अच्छे से जानती होगी। बेटियां रहमत होती हैं, इसलिए बेटियों को अपनी हदूद के अंदर रहते हुए अपने वालिदैन का सहारा बनना चाहिए, ताकि उनका फ़र्ज़ है समझकर ज़िम्मेदारियों से जान छुड़े नहीं चाहिए। मैं तुम्हें एक बार फिर समझाऊंगी कि तुम्हें यहाँ सिर्फ तुम्हारी वालदा ही नहीं बल्कि मैंने भी एतबार करके हम ट्यूशन दिलवाई है, हमारा सर मत झुकाना। वो नरअंदाज में उसको समझाती मुँह बसोरने पर मजबूर कर गई। हालांकि वो जानती थी कि महक ज़ुबान की जितनी मर्जी कड़वी हो, मगर वो इस किस्म की लड़की हरगिज़ नहीं थी। अच्छा बस करो, सुबह अम्मी ने इतनी नसीहत पल्ले बांधी थी और अब तुम बांध रही हो। मुँह बिगाड़ती उसके साथ आगे बढ़ रही थी। उसने सना की फरमाइश पर होम ट्यूशन देने के लिए गाउन के साथ दुपट्टे के स्टाइल में स्टॉलों को चेहरे के गिर्द लपेटकर अपने बाल छुपा लिए थे। ये नसीहतें नहीं हैं, बेटियों के मामले में हम मिडिल क्लास लोग नहीं डरेंगे तो और कौन डरेगा। और बुरा वक्त आते देर नहीं लगती। अल्लाह हर बहन बेटी को बुरा वक्त आने से बचाए। जिस फैमिली में मैंने तुम्हें होम ट्यूशन डलवाई है वो सिर्फ एक सिंगल मदर और ग्रैंड मदर पर मुश्तमिल है, उनके घर कोई मर्द नहीं। यही वजह है कि मैं राज़ी हुई, लेकिन फिर भी इस औरत का भाई कभी कभार उनके पास आ जाता है तो तुम्हें एहतियात रखना होगी, क्योंकि बुरा वक्त आते हुए पता नहीं चलता। मैं इस सोसाइटी के हर घर से वाकिफ़ हूँ, इसीलिए खबरदार कर रही हूँ कि इस घर के अलावा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। मैं जाते हुए तुम्हें अपने साथ लेके जाऊँगी, क्योंकि मैंने आंटी से वादा किया है कि तुम्हारी हिफाजत हर कीमत पर करूँगी। अल्लाह तुम्हारा हामी व नासिर हो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारी लापरवाही और मासूमियत की वजह से परेशान रही हूँ, इसलिए मेरी जान मुझसे कुछ मत छुपाना। वो प्यार से उसको हदायत करती है, जबकि महक बेफिक्री के ऐसे अंदाज में सर झटक कर रह गई। बेचारी नहीं जानती थी कि एक दिन उसको अपनी दोस्त और उसकी ऐसी बातें बहुत याद आएंगी। अल्फाज का मुंह से निकल कर बाहर आना यूं ही नहीं होता, कभी कभार अनजाने में निकले हुए लफ्ज़ सच्चाई का रूप धार कर सामने आ जाते हैं और इंसान को सोचने समझने का भी वक्त नहीं मिलता। सच कहते हैं कि बुरा वक्त पूछ कर नहीं आता, क्योंकि सिर्फ बुरे लोग ही नहीं, बुरा वक्त भी अपनी इस आदत की वजह से
काबिल नफ़रत और बेएतबार होता है। शाहू, मैं मामा के पास जा रही हूँ और उनका इरादा है कि मैं इस बार माइग्रेशन करवा कर ही दम लेंगी। अब फ़ाइका अफसोसगी से कहती, कोक कैन मुँह से लगाती है। ये तो अच्छी बात है, तुम अपनी मामा के करीब हो गई तो रिलेशनशिप मजबूत होगा। वो मोबाइल पर वीडियो से स्क्रॉल करता लापरवाही से बोलता, उसका हलक तक कड़वा कर गया। ही इज़ माई मॉम। रिलेशन की क्या बात हुई? बाय द वे, आई हैव अ क्वेश्चन। वो बालों की लट को छोड़ती उसकी कनखियों से देखती है। वाई नॉट, प्लीज़ आस्क। वो खुशदिली से कहता सामने पड़े कैन से स्ट्रॉ निकालकर उसे मुंह के साथ लगा गया। तुम्हारा शादी का कब तक प्लान है? उसका अंदाज सरसरी सा था। शादी? ओहो, मेरी अभी एज ही क्या है जो मैं शादी करने बैठ जाऊं। अभी स्टडी कंप्लीट करूंगा, फिर अपने के पैरों पर खड़ा हूँगा, उसके बाद भी सिर्फ सोचा जा सकता है। वैसे अगर मैं शादी की भी तो दादों की पसंद से करूँगा, वही मेरे लिए तमाम फैसले करने का अख्तियार रखती हैं। सो देयर इज़ नो प्लान ऑफ मैरिज इन माई लाइफ नाउ। वो साफ गोई से बोला, जबकि उसकी ऐसी बात फ़ाइका को नागवार गुजरी तो बुरा सा मुँह बनाकर को देखती है। पर ये क्या बात हुई? ज़िंदगी तुमने गुजारनी है या उन्होंने? उसका अंदाज़ थोड़ा नहोसत भरा था। बट मेरी लाइफ में उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। उसे वाइका का अंदाज़ थोड़ा बुरा लगा तो उसको फौरी बावर करवा दिया। वो अपनी दादों के बारे में वो किसी का ऊंचा लहजा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मगर फिर भी चाहो, उनकी एज और ज़माना तुम्हारी एज और ज़माने से बहुत मैच नहीं करता। तुम ऐसे कैसे उनकी पसंद की लड़की को पसंद कर सकते हो? उनकी और तुम्हारी पसंद में जस्ट लिव इट। फ़ाइका, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं कह चुका हूँ कि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर की भी तो दादों की पसंद से करूँगा। तो इससे आगे कोई आर्गुमेंट नहीं होना बनता। वो मुंह बनाकर उसको बात बदलने का कहता है। ओके, चेंज दिस टॉपिक। वो हाथ उठाती उसकी बात मानती है। उसी वक्त सागर और शान उनके सर पर आन वारद हुए। उन्होंने आज कैफ़े में मुलाकात का प्लान बनाया था। अभी तक बातें ही करते जा रहे हो, खाना क्यों नहीं ऑर्डर किया? शान ने शिकवा किया, जबकि फ़ाइका को उनका यूं आन धमकना सख्त जहर लगा। तुम लोगों को किसने दावत दी? वो सख्ती से पूछती, अपना एक आईब्रो उठाती है। यार, मैं इनको टेक्स्ट किया कि चलो फ़ाइका को कंपनी दे देते हैं, और वैसे भी तुम मुझे पार्टी दे रही थी, साथ में इनको भी मिल जाएगी। जस्ट चिल इट यार। शावीर ने बात को मजाक में डाला तो शान और सागर हंसे, जबकि फ़ाइका लंबा सांस खींचती चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाती है। इसी वक्त उसका मोबाइल बजा तो वो एक्सक्यूज़ मी कहती कुछ दूर जाकर कॉल सुनने लगी। वो अपर क्लास से थी तो उसका लिबास हमेशा मगरबी तर्ज का ही रहा था, लेकिन हुसन उसने बहुत सी कॉस्मेटिक्स और सर्जरी वगैरह से हासिल किया था। हाय, मैं मर जावा यार, आज मैं घर जा रहा हाँ। उथे मेरा बापू डंडा लेके बैठा, इथे मैं अपने यारां तो विछड़न लगा। हाय हाय। सागर मसनूई आंसू बहाता है, शान के कंधे पर सर रख लेता है, साथ ही मुंह और नाक उसके कंधे पर से रगड़ा, जिस पर शान मुंह बगाड़ कर रह गया और शावीर की हंसी छूट गई। चल बस कर, क्या औरतों की तरह रोने लगा है? वो मुश्किल उसको संभालता है और उससे के बढ़ते अल्तफात को देखकर सागर मजीद उस पर चढ़ गया। हाय, मैं तेरे बगैर किस तरह रहूँगा? एक बार फिर चेहरा रगड़ा। चल बस कर, मेरा बाजू नचने के काबिल हो गया है। बिलाखर शान की बस हुई। उसी वक्त फ़ाइका उनके पास वापस आ गई। तेरे मज़े हैं, इसी शहर विच रहेगा और मैं हक। हाँ। वो लंबा सांस लेकर यकदम छोड़ता है, जो सीधा शान के मुंह पर गया। वो गुस्से से मुंह साफ करता परे हुआ। या अल्लाह, पता नहीं इस टायर को कब पंक्चर लगेगा। हर वक्त हवा खारज और अगला बंदा फारग। वो चिल्लाया और फ़ाइका शाहवीर की मुस्कुराहट गहरी हो गई। वीर, कुछ लोग बोलते हैं तो उनके मुंह से फूल झड़ते हैं, मगर जब इन जैसे बोलते हैं तो पानी का सैलाब आता है। बिजली वालों को इससे रब्ता करना चाहिए, वाकफर मकदार में मुंह से पानी निकलेगा। अशान ने तंज करते अपना चेहरा एक बार फिर साफ किया। ओए, कुछ होश कर। सागर उंगली उठाकर लड़ाई करने आगे आया। अब बस करो, हर वक्त लड़ाई ही करते रहते हो। दैट्स वाई आई हेट योर कंपनी। चलो शाहू, खाना ऑर्डर करते हैं। फ़ाइका उनको तनबीह करती, वेटर को इशारा करती बैठ गई तो वो दोनों भी मुंह बगाड़ कर एक दूसरे को देखते मेन्यू पर नज़र दौड़ाते हैं। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ 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 शेयर लाजमी करें और चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।